क्वेश्चन आउट चैनल पर सभी का स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जी बिल्कुल। जो हमारी 72nd बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास है वो जल्दी स्टार्ट की जाएगी। और दोस्तों, हमारा सीधा टारगेट है कि 30 में से कम 25 क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में मैच करवाएं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एकदम सही। और आज का जो हमारा ये डीप डाइव है ये भी उसी तैयारी का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है भारत शासन अधिनियम 1858 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिए, अक्सर किताबों में हम द्वैध शासन या परोक्ष निर्वाचन जैसे शब्द पढ़ते हैं ना। हाँ, और वो काफी मुश्किल लगते हैं। वही तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम इन भारी भरकम संवैधानिक शब्दों को डीकोड करें। चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हों या आर्ट से, आज का ये सेशन सबके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। जी, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्लाइड 2 से। यहाँ आपको एक 3D विजुअलाइजेशन दिख रहा होगा, एक सीढ़ी बनी हुई है। हाँ, एक स्टेयरकेस जैसा। बिल्कुल। ये सीढ़ी हमें 1857 के संग्राम से लेकर 1892 की जो संसदीय नींव पड़ी थी वहां तक का सफर दिखा रही है। बेसिकली ये वो टाइमलाइन है जहां सत्ता का पूरा खेल ही पलट गया था। और सत्ता पलटने की ये जो कहानी है ये स्लाइड 3 में बहुत ही नाटकीय तरीके से दिखाई गई है। देखिए दोस्तों, स्लाइड 3 में एक बहुत भारी ब्लॉक है जिस पर क्राउन रूल लिखा है और वो EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्लॉक को बुरी तरह कुचल रहा है। हाँ, और इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था 1857 का झटका। मतलब 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार की पूरी नींव हिला दी थी। हाँ, उन्हें समझ आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विस्तारवादी नीतियां हैं वो पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। तो मतलब उनका मेन मकसद कंपनी की कमियों को खत्म करके सीधा अपना कंट्रोल जमाना था, राइट? बिल्कुल, जिसे हम डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल कहते हैं। और यही सत्ता का हस्तांतरण हमें स्लाइड 4 में दिखता है। अरे हाँ, स्लाइड 4 में जो वो तराजू बना है, दोस्तों इस तराजू में आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो पत्थर है वो टूटकर बिखर रहा है और दूसरी तरफ महारानी विक्टोरिया का ताज बहुत भारी पड़ रहा है। सही कहा। तो हुआ ये कि कंपनी का अंत हो गया और 2 अगस्त 1858 को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास हुआ। इस एक झटके से भारत का पूरा शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अगर मैं इसे आज के हिसाब से समझाऊं तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बड़ी फ्रेंचाइजी लगातार घाटे और विवादों में चल रही हो। हाँ, बिल्कुल। और फिर कंपनी का जो हेड ऑफिस है यानी ब्रिटिश क्राउन, वो परेशान होकर कहता है कि हटो यहां से, अब हम सीधा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। पर देखिए, ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था। 1857 के बाद ब्रिटेन की जो वैश्विक छवि खराब हुई थी ना, ये उसे बचाने की एक बहुत सख्त रणनीतिक चाल भी थी। अच्छा, तो अब जब हेड ऑफिस ने कंट्रोल ले लिया तो उन्होंने सिस्टम में क्या बदलाव किए? इसके लिए स्लाइड 5 देखिए। यहाँ आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर एक बड़ा सा लाल क्रॉस लगा हुआ दिखेगा। मतलब ये दोनों संस्थाएं खत्म? जी हाँ। लंदन में जो द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट चल रहा था वो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और एक नया बहुत ही पावरफुल पद बनाया गया, भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और पहले भारत सचिव लॉर्ड स्टेनली थे, है ना? बिल्कुल सही। और उनकी मदद के लिए लंदन में ही 15 सदस्यों की एक भारत परिषद बना दी गई। ठीक है, ये तो लंदन की बात हो गई, लेकिन भारत में क्या हो रहा था? क्योंकि स्लाइड 6 में मुझे 2 बहुत ऊंचे स्तंभ दिख रहे हैं। एक पर गवर्नर जनरल लिखा है और दूसरे पर वाइसरॉय। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को। भारत में जो गवर्नर जनरल था उसे अब वाइसरॉय की एक अतिरिक्त उपाधि दे दी गई और लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले वाइसरॉय बने। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, मतलब क्या एक ही व्यक्ति 2 अलग-अलग टोपियां पहन रहा था? बिल्कुल। मतलब जब वो ब्रिटिश प्रांतों का प्रशासन देखता था जहां अंग्रेजों का सीधा राज था, हाँ। तब वो गवर्नर जनरल होता था। जी। और जब वो देसी रियासतों के राजा महाराजाओं से मिलता था तो वो क्राउन का प्रतिनिधि बन के जाता था, यानी वाइसरॉय। आपने बिल्कुल सटीक पकड़ा है। वो सिर्फ राजाओं को ये फील कराने के लिए था कि आप सीधे महारानी से बात कर रहे हैं। अच्छा, और स्लाइड 7 में जो वो एक पुराना सा स्क्रोल दिख रहा है वो क्या है? वो इलाहाबाद दरबार की उद्घोषणा है। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इसे पढ़ा था। इसमें महारानी ने कुछ बड़े वादे किए थे, अब और साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा। हाँ, और जो डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसे खत्म कर दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि अब धार्मिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। लेकिन क्या ये सच में इतना अच्छा था? क्योंकि स्लाइड 8 देखकर तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। आप उस जंजीरों से बंधी इमारत की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल,
स्लाइड 8 में एक इमारत है जिस पर आईसीएस लिखा है और उसे मोटी जंजीरों से बांधा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने दिखावे के लिए कह तो दिया कि इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस में भर्ती अब सिर्फ योग्यता के आधार पर होगी, मेरिट के बेसिस पर। हाँ, लेकिन असल में बाधाएं इतनी ज्यादा थीं कि भारतीयों का प्रवेश लगभग नामुमकिन था। मतलब परीक्षा सिर्फ लंदन में होती थी, उम्र की सीमा बहुत कम थी और पूरा माध्यम अंग्रेजी था। अरे बाप रे, 19वीं सदी में एक भारतीय का लंदन जाकर अंग्रेजी में एग्जाम देना, ये तो मजाक ही था। बिल्कुल, और इसीलिए स्लाइड 9 में हमने मेंस के पर्सपेक्टिव से इसका विश्लेषण किया है। हाँ, स्लाइड 9 में वो मशीन के गियर्स दिख रहे हैं, एक में ईआईसी फंसा है, दूसरे में क्राउन। जी, आलोचक साफ कहते हैं कि इस एक्ट से केवल मालिक बदले, तंत्र नहीं बदला। तो अगर इस एक्ट का नाम ही एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, तो फिर पूरे प्रशासन में एक भी भारतीयों को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या ये सब सिर्फ एक पीआर स्टंट था? आप इसे पीआर स्टंट ही कह सकते हैं, क्योंकि भारत सचिव के पास असीमित शक्तियां थीं और इस नए सिस्टम में भारतीयों का प्रतिनिधित्व एकदम शून्य था, 0। अंग्रेज भारत पर सिर्फ शासन करना चाहते थे, वो कोई साझेदारी नहीं चाहते थे। और पता है, यही जो शून्यता थी, इसी ने आगे चलकर भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और राष्ट्रवाद का यही जन्म हमें स्लाइड 10 में दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ एक प्रेशर कुकर की इमेज है और उसमें से राष्ट्रवाद और आईएनसी की भाप तेजी से बाहर निकल रही है। ये प्रेशर कुकर वाला एग्जाम्पल बहुत फिट बैठता है यहाँ। 1885 में कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना हो चुकी थी। हाँ। यूनिवर्सिटी एजुकेशन बढ़ रही थी, जिससे भारतीयों में राजनीतिक चेतना जाग रही थी। जो उदारवादी नेता थे, वो जोर शोर से विधान परिषदों के विस्तार और निर्वाचन की मांग कर रहे थे। तो मतलब अंग्रेजों पे प्रेशर बिल्ड हो रहा था। बहुत भयंकर प्रेशर। और स्लाइड 11 में जो आप वायसराय डफरिन की मेज पर एक ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, वो इसी प्रेशर से निपटने का प्लान था। तो डफरिन की स्ट्रैटेजी क्या थी? डफरिन की रणनीति थी कि ये जो राष्ट्रवादियों का बढ़ता दबाव है, जो कुकर की भाप है, इसे शांत करने के लिए कुछ आंशिक रियायतें दे दी जाएं। कुकर की सीटी वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है यार। मतलब डफरिन को डर था कि अगर थोड़ी भाप नहीं निकाली गई तो 1857 की तरफ फिर से कुकर फट जाएगा। एकदम सही। यानी ये जो सुधार थे, ये उनकी कोई इंसानियत नहीं थी, ये उनकी मजबूरी थी। पर उन्होंने असली कंट्रोल तो अपने पास ही रखा होगा। बिल्कुल, उनका असली लक्ष्य था कि सिस्टम में सरकारी बहुमत हर हाल में बना रहे, और यही सोच हमें 1892 के अधिनियम में देखने को मिलती है। चलिए स्लाइड 12 पर चलते हैं। हाँ, स्लाइड 12 में एक पाई चार्ट है। इसमें दिख रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। जैसे केंद्रीय परिषद में 10 से 16 सदस्य कर दिए गए। हाँ, संख्या तो बढ़ाई, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच था, और वो कैच है स्लाइड 13 में। स्लाइड 13 में एक वोटिंग बॉक्स बना है, लेकिन मजे की बात यह है कि उस पे जो इलेक्शन शब्द लिखा है उसे लाल पेन से काटा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे एक्ट में चुनाव या इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं था। अच्छा, तो फिर चुनाव होते कैसे थे? उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, परोक्ष निर्वाचन यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। एक्ट में इसे सिफारिश पर नामांकन कहा गया। सिफारिश पर नामांकन, ये कैसे काम करता था? इसके लिए आप स्लाइड 14 का वो त्रिस्तरीय पिरामिड देखिए। जी। सबसे नीचे स्थानीय निकाय थे, जैसे नगरपालिकाएं और विश्वविद्यालय। ये लोग प्रांतीय परिषद को कुछ नामों की सिफारिश करते थे। ओके। फिर वो प्रांतीय परिषदें और जो चेंबर ऑफ कॉमर्स थे, वो मिलकर वाइसरॉय को केंद्रीय परिषद के लिए नाम भेजते थे। इसे थोड़ा आसान करते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मान लीजिए घर में बच्चों से पूछा जाए कि बेटा आज रात खाने में क्या बनेगा। हाँ। बच्चे बड़ी खुशी से पिज्जा सजेस्ट करते हैं, लेकिन अंत में फैसला माता पिता ही करेंगे और वो चुपचाप टिंडे की सब्जी बना देंगे। बहुत बढ़िया। मतलब सिफारिश कोई भी करे, लेकिन अंत में नामांकन तो वाइसरॉय ही करेगा ना। लोकतंत्र की तरफ ये तो एक बहुत ही धुंधला कदम था। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये बहुत ही धुंधला था, लेकिन फिर भी हमें ये मानना पड़ेगा कि भारतीय संसदीय इतिहास में परोक्ष निर्वाचन का ये पहला बीज तो था ही। वो तो है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल। और इसके साथ उन्हें कुछ नए अधिकार भी मिले जो स्लाइड 15 में दिखाए गए हैं। स्लाइड 15 में एक बजट की किताब है और साथ में एक हथौड़ा रखा है। जी। 1892 के एक्ट में पहली बार विधायी शक्तियों का थोड़ा विस्तार किया गया। अब भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया था। अरे वाह।
और साथ ही वो सार्वजनिक हित के मुद्दों पर कार्यपालिका से प्रश्न भी पूछ सकते थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन इसमें 6 दिन का नोटिस देना पड़ता था। और रुकिए, इतनी जल्दी खुश मत हुई है, इसमें बहुत सी सीमाएं या लिमिटेशंस भी थीं। मुझे लग ही रहा था कि कोई ना कोई झोल जरूर होगा। क्या लिमिटेशंस थी? सबसे पहली बात, बजट पर बहस तो कर सकते थे, लेकिन बजट पर वोटिंग करने का कोई अधिकार नहीं था। आप बजट में कोई संशोधन या अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते थे। और जो सबसे बड़ी बात थी, आप पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। एक मिनट, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते? मतलब अगर मैंने सरकार से कोई सवाल पूछा और उन्होंने कोई भी गोलमोल सा जवाब दे दिया, तो मैं पलटकर दूसरा सवाल नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। क्रॉस क्वेश्चन करने पर पूरी तरह रोक थी। ये तो चीटिंग है। इसीलिए शायद कांग्रेस ने इसे बहुत अपर्याप्त माना था, ना? जी, उस समय कांग्रेस ने इसे साफ तौर पर एक मृग तृष्णा यानी मिराज करार दिया था। दूर से लगता था कि अधिकार मिले हैं, पर पास जाकर देखो तो कुछ नहीं था। सही बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि 1858 का एक्ट, जहां ब्रिटेन के पूर्ण नियंत्रण और सत्ता हथियाने का एक्ट था, वहीं 1892 के एक्ट ने भारत में एक सीमित संसदीय शुरुआत की। और भले ही ये अधिकार बहुत कम थे, लेकिन इन्हीं कम अधिकारों का इस्तेमाल करके गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे दिग्गज नेताओं ने परिषदों में प्रवेश किया। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल मैं अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जी बताइए। दोस्तों, अंग्रेजों ने 1892 में ये जो मृग तृष्णा दिखाई, उनका मकसद था भारतीयों को चुप कराना। हाँ। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि परिषदों में बैठकर बजट पर सवाल उठाने की जो ये ट्रेनिंग हमारे नेताओं को मिली, उसी ट्रेनिंग ने उन्हें वो धार दी जिससे आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें कट गई? बहुत ही गहरा सवाल है, इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डिस्कशन। याद रखिए, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। अपनी तैयारी पूरी लगन से जारी रखें, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।